मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है इस वक्त और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में लगभग 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक जारी, 15 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। यह बड़ी खबर है। और इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है और उसमें मंत्रियों की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे। इसलिए ये दोनों बैठकें हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जो इस वक्त चल रही हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है और अनुमान इस बात का है कि इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है और कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस बैठक में तकरीबन अगर हम माने तो 15 के आसपास जो प्रस्ताव है उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्मिक विभाग का प्रस्ताव है, जो स्थानांतरण नीति है, उसको आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकता है और 15 जून से 15 जुलाई के बीच स्थानांतरण होंगे। स्थानांतरण नीति में 1 साल तक का पूरा समय रहेगा। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा से भी जुड़ा जो प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट में लाया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। इसके अलावा औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। ऐसे तकरीबन 15 से ज़्यादा प्रस्ताव हैं जो आज इस कैबिनेट बैठक में रखे गए और उस बैठक में उन पर चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक है जिसके लिए तमाम मंत्री पहुंचे हैं और जिस तरीके से जब दूसरा चरण शुरू हुआ है अलग अलग मंडलों के दौरों का, जिलों के दौरों का, उसके बाद जिस तरीके से मंत्री गए हैं उनसे मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। क्योंकि हमने देखा पहले चरण के बाद जो फीडबैक लिया, जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर 9 जिलों में जो डीएम हैं उनको हटाया गया, 8 जिलों में एसपी को हटाया गया, तकरीबन 7 जिलों में जो मुख्य विकास अधिकारी थे उनको हटाया गया, 4 जिलों में नगर आयुक्त को हटाया गया, बरेली में कमिश्नर को बदला गया। तो तमाम ऐसे बदलाव हुए। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जो ये फीडबैक लेंगे इसका भी एक मैसेज जाएगा और इसके बाद भी इसी तरीके की कार्रवाई खासतौर से लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ जिलों में देखने को मिलेगी। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और एक बड़ी खबर रामपुर से, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम। आजम खां की आरपीएस पब्लिक स्कूल मामले में रेगुलर बेल पर बहस हो रही है। जी हां, आज बहस होनी है आजम खां के रेगुलर बेल पर, नियमित जमानत पर, और अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्रों और पैन कार्ड के मामले में भी आज सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई होगी और पिता पुत्र दोनों पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की। हमारे रामपुर संवाददाता रवि दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है आपके पास? इन दोनों के कोर्ट पहुंचने के बाद क्या हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दो आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम और आजम खान अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, जिसमें कि आरपीएस पब्लिक स्कूल का मामला है, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के द्वारा एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। वह फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आजम खान ने जब मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, तब उन्होंने अपने विभाग द्वारा बनवा लिया गया था और जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाना था। तो इस मामले में आरोपी हैं आजम खान, जिस मामले में आज इनकी जो है सुनवाई होनी है। और इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में भी आज सुनवाई है, जिसमें कि गवाहों की गवाही चल रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञान वापी मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन की याचिका पर यह सुनवाई होगी। विश्वेश्वर मंदिर के ढांचे को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग है। आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग है। जितेंद्र सिंह बिसेन की याचिका पर सुनवाई होगी। विश्वेश्वर मंदिर के ढांचे को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग है। आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है इस याचिका में, जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन की याचिका है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं, याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में और उन्हीं की याचिका पर यह सुनवाई होनी है वाराणसी में। यह बड़ी खबर। विश्वेश्वर मंदिर के ढांचे को क्षतिग्रस्त करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। विभिन्न आपराधिक धाराओं में, इंडियन पिनल कोड की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग है। नीतीश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो इस याचिका के बारे में और विस्तार से हमें जानकारी देंगे। बताइए नीतीश, क्या जानकारी आपके पास? राजेंद्र जी, थोड़ी ही देर बाद 2 बजे से समय है और कुछ ही समय बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी।
आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन ने विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख हैं उनकी ये याचिका है और उन्होंने बनारस जिला न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और साफ तौर पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी और उनके साथी सहयोगियों के खिलाफ ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वेश्वर मंदिर के मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त करने के प्रयास के चलते ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है समेत अन्य आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो कोर्ट का फैसला क्या होता है। थोड़ी ही देर में इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और राजेंद्र जी, अभी आपको अपडेट बता दूं कि इस पर सुनवाई शुरू हो गई है, इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है और कुछ ही समय बाद ये चीजें सामने आएंगी कि क्या ये जो तथ्य हैं इनको स्वीकार किया जाता है, आगे इस पर और भी जो सुनवाई है वो होती है या इस पर कोई नतीजा सामने निकल के आता है। सब चीजें अब थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएंगी। राजेंद्र जी, आप नजर बना के रखिए नीतीश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय में भीषण आग लगने की खबर है। स्टोर में आग लगी बताई जा रही है। इसमें लाखों के ड्रेस और किताबों के जलने की खबर है। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। जेठवाड़ा थाने के नारायणपुर में यह स्कूल स्थित है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप प्रतापगढ़ की, कैसे आग लगी हुई है। ड्रेसेस और किताबें जलने की भी खबर आ रही है। धुआं निकलता साफ साफ दिखाई दे रहा है। आग लगी बहुत साफ देखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर संभल से है। कोर्ट परिसर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। 3 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएससी के प्लाटून कमांडर को फोन पर धमकी दी गई थी। तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। अलीगढ़ जिले के सांसनी गेट के पास के रहने वाले हैं आरोपी और तीनों से पूछताछ जारी है। पीएससी के प्लाटून कमांडर को फोन पर धमकी देने का मामला है। 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है पुलिस की। बड़ी खबर इस वक्त की संभल से। तीनों ही आरोपियों से जो अलीगढ़ जिले के सांसनी गेट के पास के रहने वाले हैं उनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की संभल से हमारे पास है। कोर्ट परिसर को बॉम्ब से उड़ाने की भी धमकी का मामला है। और इधर कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी सहित 4 लोगों की पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। कहा यह जा रहा है कि 2 दिनों के रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए और इसके बाद पुलिस रिमांड लेकर और अधिक पूछताछ करना चाहती है। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी सीधे जांच में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि पूछताछ के दौरान ही जफर और उसके साथियों ने मशहूर बिरयानी वाले और संदिग्ध बिल्डर्स के नाम भी बताए हैं। तो पुलिस के बड़े अधिकारी अब सीधे जांच में शामिल होंगे। बड़ी खबर यह भी है तो कानपुर हिंसा और बवाल के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशर हसन मजीदी की माने तो उन्होंने पहले ही देश के गृह मंत्रालय को और तमाम राज्यों के पुलिस मुखिया को इस बाबत पत्र लिखा था कि पीएफआई स्थानीय स्तर पर सहारा लेते हुए कोई शहरों के माहौल को बिगाड़ सकती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी पहले ही पीएफआई को लेकर चेताते आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आपने लगातार पीएफआई के बारे में बोला, पत्र लिखे, कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई को आप काफ़ी ज़्यादा पीएफआई के बारे में जानकारी रखते हैं। किस तरह से गहरी साजिश पीएफआई के द्वारा इस मामले में की? देखिए, हम लोगों ने तो आशंका जाहिर की थी इस आधार पर, क्योंकि ऐसा लगा कि जो पैटर्न इन्होंने यूज़ किया है वैसे ही पैटर्न सीएनआरसी की हिंसा में भी देखने को मिला था और हिजाब वाले मुद्दों में भी, और रामनवमी के समय जो पूरे देश में हिंसाएं हुई थी, सेम वही पैटर्न था। तो उसी पैटर्न पर आशंका जाहिर करते हुए 4 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके इसी एंगल पर जांच करने के लिए कहा था। तो जिस तरीके से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, तो जैसा कि मीडिया के ज़रिए और दूसरे स्रोतों के ज़रिए मालूम हो रहा है, तो इसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। पीएफआई काफ़ी ज़्यादा आपने पीएफआई को लेकर के शिकायतें की। क्या लग रहा है कि पीएफआई अपना खुला खेल खेल रही है और एजेंसी जो है उसको खेलने दे रही है, या कोई शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते कि कौन खेल खेल रहा है, लेकिन जो जिस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं
तो इससे ऐसा जाहिर होता है कि पीएफआई ने देश के खिलाफ अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया है और उसी पैटर्न पर वो काम कर रही है। और जैसा कि हम लोगों ने बार बार कहा है कि पीएफआई विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के विखंडन का कार्य कर रही है और ये साबित भी हुआ है, क्योंकि उनका एजेंडा भी उसी ओर जा रहा है। तो लिहाजा अब सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है और क्या मंशा है, क्या कारण है, अब तक तो इसको बैन हो जाना चाहिए। होना क्या चाहिए? देखिए, पीएफआई को तो बैन होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई जो पुष्ट हो जाती है, ऐसी विचारधारा पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। आज पीएफआई की नहीं, पीएफआई के सहायक तत्वों के रूप में बहुत से ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग, नामचीन लोग अपने कामों में लगे हुए हैं जो बहुत बड़े धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब उनके आप कामों को देखेंगे तो उनका काम सिर्फ विखंडन बढ़ाना है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है। कानपुर में बेगमगंज हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब खुलासा हुआ है कि हिंसा के लिए बाहर से भीड़ बुलाई गई थी, उन्नाव से ये भीड़ आई थी और उसने हिंसा फैलाई। एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पोस्टर जारी करने के बाद भी उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पा रही थी और इसके बाद पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये बाहर से आए थे। वहीं उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने अलग से टीम बना दी है। बड़ी खबर, कानपुर हिंसा का उन्नाव कनेक्शन सामने आ रहा है। हिंसा के लिए बाहर से भीड़ बुलाई गई थी और एटीएस और एसआईटी की जांच में यह बातें सामने आई हैं कि भीड़ बाहर से आई थी। कानपुर हिंसा का उन्नाव कनेक्शन भी सामने आ रहा है इस जांच में। यानी कानपुर में जो हिंसा हुई उसमें सिर्फ स्थानीय लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर से लोग आए थे। इधर प्रयागराज में जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं होगी। वकीलों की तरफ से अब जनहित याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। खबर यह है कि जावेद पंप के परिवार के सदस्य याचिका दाखिल करेंगे। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा याचिका दाखिल करेंगे और इस याचिका में मकान का मुआवजा, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। हालांकि इस दौरान याचिका के साथ अर्जेंसी की अर्जी नहीं दी जाएगी और खबर यह भी है कि बुधवार या गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। दाखिल की जाने वाली याचिका पर जुलाई में ही सुनवाई होगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के कारण हाईकोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि हाईकोर्ट के 6 वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजकर इस पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर सुनवाई के अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। तो अब जुलाई में इस पर सुनवाई होगी, अर्जेंसी की एप्लीकेशन नहीं होगी परवीन फातिमा की ओर से। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, और प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप की बेटी ने ट्विटर पर लिंचिस्तान लिखा है। आफरीन मोहम्मद ने रहने की जगह पर लिंचिस्तान लिखा है। ट्विटर अकाउंट को देखने के बाद खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। ट्विटर अकाउंट के हिसाब से देश को लिंचिस्तान कहने का शक है। मई 2018 से आफरीन फातिमा का यह ट्विटर अकाउंट चल रहा है और ये देखिए आप, हम आपको दिखा भी रहे हैं, लिंचिस्तान लिखा हुआ है। खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आफरीन फातिमा का ट्विटर अकाउंट 2018 मई के महीने से एक्टिव है और चल रहा है। ये देखिए आप, बड़ी बातें क्या है। जावेद पंप की बेटी जेएनयू और एएमयू की पूर्व छात्र नेता है। आफरीन फातिमा के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और आफरीन खुद 612 लोगों को फॉलो करती है। इसके अलावा आपको बताएं कि सीए और एनआरसी के साथ कई आंदोलनों में आफरीन शामिल रही हैं। शर्जील इमाम की भी बताई जा रही है करीबी हो। इसके अलावा एएमयू के वुमेन्स कॉलेज में छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है। जेएनयू में भी सक्रिय राजनीति करती थी आफरीन और घर गिराए जाने पर विदेशी चैनल पर भी उन्होंने बयान दिए थे। इसके अलावा फेसबुक अकाउंट पर रहने की जगह इलाहाबाद लिखा है। प्रयागराज की हिंसा की साजिश रचने का शक भी आफरीन फातिमा पर है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं आफरीन फातिमा से जुड़ी हुई। और संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसएसपी अजय कुमार ने बड़ा बयान दिया है।
साफ कहा है उन्होंने कि साजिश रचने वालों ने इस हिंसा में बड़े पैमाने पर कम उम्र के छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे कर उनसे पत्थरबाजी कराई गई और ऐसे में बच्चों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रशासन इस बात पर गहनता से विचार कर रहा है कि बच्चों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए या नहीं। यह जरूर है कि बच्चों के साथ सख्ती कतई नहीं बरती जाएगी, लेकिन घटना में साजिश करने वालों और बच्चों का इस्तेमाल करने वालों को कतई बख्शा भी नहीं जाएगा। भी रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शांति है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरारती या खुराफाती तत्व इसमें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल। संगम में शुक्रवार को जुमे की नमाज की दौरान हुई हिंसा के बाद माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अटाला चौराहे पर जहां सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी थी। देर तक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से ये जो गलियां हैं यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। माहौल धीरे धीरे सामान्य हो इस वजह से जो प्रयागराज ज़िले के डीएम हैं संजय कुमार खत्री, जो एसएसपी हैं अजय कुमार, तमाम दूसरे अधिकारी वो इन गलियों में पहुँचे हैं। अब तक जो पुलिस फोर्स थी, जो बड़े अधिकारी थे, वो सिर्फ सड़कों तक सीमित रहते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अमला है वो गलियों में आ पहुंचा है और गलियों में जाकर लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो शांति बना करके रखें, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, घर के अंदर रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। और बार बार अधिकारी जो हैं वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दोषी होंगे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी बेगुनाह पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, उस पर सख्ती नहीं की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो इस भरोसे के जरिए, संवाद के जरिए माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और जो जिला अधिकारी संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि संवाद एक बड़ा हथियार है, लोगों से संवाद किया जाएगा, संवाद कर एक बार फिर से अमन चैन कायम करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हर एक थाने पर पीस कमेटी के साथ बैठक की जाएगी, जो इलाके के मानिंद लोग हैं उनके साथ बैठक किए जाने का भी कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अमला है, जो बड़े अधिकारी हैं, लगातार गलियों का भ्रमण कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और साथ ही साथ माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि वो अपने काम से मतलब रखें, घर तक ही सीमित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। तो एक चेतावनी भी है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई है और ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होगी समाजवादी पार्टी। इस बैठक में शामिल होने कल दिल्ली पहुंचेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिल्ली में होने वाली बैठक में बसपा शामिल नहीं होगी, यह महत्वपूर्ण। कांग्रेस, टीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल भी इसमें शामिल होंगे। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर हैं। अविनाश, इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कल से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसी के मद्देनजर विपक्ष का एक ताजा उम्मीदवार हो जिसके तमाम सारे विपक्ष के नेता वोट करें, इसी के मद्देनजर कल दिल्ली में ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई है जिसमें कई सारे दलों को उन्हें आमंत्रित किया है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस दल का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। 9:25 पर उनकी लखनऊ से फ्लाइट है, तकरीबन वो 11:15 बजे करीब दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं अगर बात करें तो जयंत चौधरी जो कि रालोद के अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने भी इस बैठक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा एनसीपी शामिल होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होंगे और तमाम सारे दलों की यही भूमिका रहेगी कि किस तरीके से बीजेपी से इतर अपना उम्मीदवार उतारा जाए और उसको जिताने के लिए किस तरीके से तमाम सहयोगी दलों से संपर्क साधा जाए, इसको लेकर के कल एक बड़ा मंथन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा। बहुजन समाज पार्टी इस बैठक का हिस्सा नहीं होगी अविनाश? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बसपा ने इस बैठक को हिस्सा न बनना ही स्वीकार किया है, क्योंकि अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले कि वो राष्ट्रपति चुनाव में किसको समर्थन करेगी, क्या ये यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन करेगी या फिर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। लेकिन कल जो बैठक होने जा रही है विपक्ष के तमाम सारे नेताओं के साथ, उसमें बसपा की ओर से कोई भी अभी तक शामिल होने की सूची जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी तरफ से बसपा की तरफ से मना कर दिया गया है कि अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।
तो इस बड़ी खबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का फिर से मुख्यमंत्री योगी पर वार दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको अधिकार ही नहीं है किसी का घर तोड़ने का। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस मारती है। पुलिस मारपीट पर भाजपा के नेता कहते हैं रिटर्न गिफ्ट है। ये बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और ऐसे घेरा है मुख्यमंत्री योगी को, उनकी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। देखिए क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।